तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू आर्किटेक्चर। सीपीयू के बारे में बातें नहीं, लास्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सीपीयू के बारे में थोड़ा बहुत। तो till now you are having the little bit idea regarding the CPU, ठीक है। फिर CPU को सभी लोग जानते हो कि this is that part of the computer that performs the data processing task. Whatever task is performed inside the computer, for this CPU will be responsible. Every moment data processing will be done by the CPU. तो कोई राइटर इनको हार्ट एंड सोल ऑफ द कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शंस, तो सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस। जो भी टास्क कंप्यूटर के लिए परफॉर्म हो रहा है उसके लिए सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। और इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते हैं, कोई बताएगा? जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, कौन से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है? यूजर देगा या जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, ठीक है। जैसे तुम गेम खेल रहे हो या सपोज करो तुम कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, जैसे तुमने कोई भी एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन के जो कोड हैं वो सीपीयू को मिल रहे हैं मेमोरी से, और वो सीपीयू ले रहा है, उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, और एग्जीक्यूट करके फिर उस हिसाब से सिग्नल सेंड कर रहा है। तो जहाँ पे जिस मोमेंट पे जो भी टास्क परफॉर्म होना है वो परफॉर्म हो रहा है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो कैसे होगा, कौन सा पार्ट क्या करेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो अब जैसे हमारा एप्लीकेशन है या जो भी हम सॉफ्टवेयर देखते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसके केवल एग्जीक्यूटेबल कोड होते हैं। अब तुम लोग प्रोजेक्ट करके आए हो, तो प्रोजेक्ट में तुमने देखा है कि तुम कोड लिखते हो फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है वो कहीं भी ले जाके सिस्टम पे तुम रन करा सकते हो, उसमें सोर्स कोड नहीं दिखेंगे किसी को, और जब तुम उसको रन कराओगे तो वो रन हो जाएंगे क्योंकि दे आर एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। तो आज के टाइम में हम जानते हैं कि पूरा सीपीयू एक सिंगल चिप में होता है। एक छोटी सी चिप देखी होगी सभी ने, ठीक है। तो सीपीयू क्या है कि कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस हैं उन सभी के लिए एक्टिवेट और कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। भाई सीपीयू ही करता है जो भी चल रहा है कंप्यूटर पे, दैट इज डन बाय द सीपीयू अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is the software which manages all the hardware components. So CPU is one of them. वो हम पढ़ चुके हैं किसमें, CPU शेड्यूलिंग में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को कंट्रोल करता है। एक साथ जब बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं तो किस प्रोग्राम को CPU को देना है, कितनी देर CPU को प्रोवाइड करना है, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो भी कैलकुलेशंस हैं, कंपैरिजंस हैं, ऑपरेशंस हैं, वो सीपीयू के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और इसकी आर्किटेक्चर अलग अलग सीपीयू के लिए अलग अलग डिजाइन होती है, उसके स्टैंडर्ड नेम होते हैं सीपीयू के, और सबकी आर्किटेक्चर डिफरेंट होती है। और इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो instructions, machine instructions are run by the CPU and accordingly the task is performed. CPU one by one machine instructions read करता है। कहाँ से read करता है, बताएगा कोई? CPU machine instructions को read करता है और उसके हिसाब से एक्शन लेता है, ठीक है। तो वो मशीन इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं, मेन मेमोरी से।
जैसे तुम कोई डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाया, तुमने कोई सा भी बनाया, उसको कंपाइल किया, ऑब्जेक्ट फाइल बनी, तो वो देखा कभी ऑब्जेक्ट फाइल कहाँ पे जाती है। तुमने प्रोग्राम सेव किया, सपोज सी लैंग्वेज की बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, तो वो जहाँ पे इंस्टॉल्ड है वो लैंग्वेज, उसका पैकेज वहीं पे तो सेव होती है बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज तुम लोकेशन सेलेक्ट करोगे तो सी लैंग्वेज में भी बाय डिफॉल्ट वो CTC और इंक्लूड फाइल पाथ सेलेक्ट होता है, उसी पर सेव हो जाती है। जैसे तुमने समेशन के लिए प्रोग्राम बनाया तो sum.cpp सेव हो गया। अब तुमने उसको क्या किया, कंपाइल, तो कंपाइल होने के बाद कौन सी फाइल बनती है, सी लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट फाइल बनती है sum.obj, DC के अंदर फोल्डर के अंदर देखा होगा, वो भी वही सेव हो जाती है। उसके बाद तुमने उसको रन कराया, तो रन कराने के बाद देखा होगा एक और फाइल बनती है sum.exe। हम मान के चलते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम सम है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी, तो वो फाइल अगर हम डायरेक्ट क्लिक कर दें तो वो रन हो जाएगी, देखा होगा, और कोई फाइल नहीं रन होगी। तो क्योंकि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, अब तुम्हें सोर्स कोड भी हटा दो, तुम अपना प्रोग्राम जो सेव है वो भी हटा दो, ऑब्जेक्ट फाइल भी हटा दो, केवल तुम एग्जीक्यूटेबल फाइल रखो, दैट विल बी रन, जब भी तुम चाहोगे वो रन हो जाएगी। तो वो तो है तो मेन मेमोरी में ना, मतलब हार्ड डिस्क पे है अभी, लेकिन जब तुमने क्लिक किया उसको तो वो फाइल कहाँ आ गई, मेन मेमोरी में, क्योंकि जो प्रोग्राम रन करेगा वो मेन मेमोरी में आएगा, और मेन मेमोरी से उस फाइल के अंदर जो भी लो लेवल मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीपीयू के अंदर 1 बाय 1 आते रहेंगे। कैसे आएंगे और सीपीयू कैसे क्या करेगा इसके लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए, ये हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, जब पढ़ेंगे कुछ लेक्चर बाद तो उसमें पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो जो लास्ट लाइन है उसका मतलब यही है कि सीपीयू मशीन कोड इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक रीड करेगा और उसको मेमोरी से रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, ये कंप्लीट 2-3 लेक्चर लगेंगे इसको समझने में। तो अभी तो हम सीपीयू के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह का होता है सीपीयू, ये इंटेल P4 का एक डायग्राम है, ठीक है। सभी ने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो फैन तो देखा होगा कैबिनेट के ऊपर लगा हुआ, फैन के नीचे अगर फैन को हटाओ तो ये चिप निकलती है। इसमें देखो जो बहुत सारे पिन हैं, इसमें वो कनेक्ट हो जाता है और मदरबोर्ड पे सॉकेट होता है, तो ये सारे पिन कहीं ना कहीं जाते हैं, कोई कुछ पिन मेमोरी को जाएंगे, कुछ कहीं पर जाएंगे, कुछ रोम को जाएंगे, ये सारे पिन इंटरकनेक्ट होके जाते हैं। दूसरी कंपनी का सीपीयू AMD प्रोसेसर, AMD एथलॉन का उस तरह दिखता है, यू कैन सी इट। अब सीपीयू का टेक्नोलॉजिकल ईरा की बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में जब हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ते थे तो उसमें देखते थे कंप्यूटर जो सबसे पहले था ENIAC नाम का, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वाला, वो एक कमरे के आकार का होता था, डायग्राम्स में भी देखा होगा बुक में, वो बड़े से कमरे का आकार का होता था। हाँ, फर्स्ट जनरेशन। एक्चुअली वो कंप्यूटर का एक तरह से कैलकुलेटर ही था जो कुछ सिंपल कैलकुलेशंस कर सकता था। तो वो जो साइज थी उसमें क्या था कि जो सीपीयू था, आज के टाइम का सीपीयू क्या है, चिप, पहले का जो सीपीयू था उसमें डायोड वॉल और बड़ी बड़ी डिवाइसेस लगी होती थी। डायोड वॉल पढ़ा होगा फिजिक्स में, पढ़ा है नहीं? हाँ, डायोड, तो वो सब पिक्चर ट्यूब ये सब पढ़े होंगे। अब जैसे पहले, हाँ, वैक्यूम ट्यूब, तो पहले की जो टीवी थी वो देखी होंगी सभी ने, बॉक्स वाली, है ना। अब क्या है कि वो सब रिप्लेस हो गई ट्रांजिस्टर्स और आईसीज वगैरह से। तो इसी तरह जो सीपीयू था पहले कंप्यूटर का, वो बहुत लार्ज आकार का था। अब आज के टाइम में जो पुरानी टीवी देख लो, इस टेबल पे आती थी, इतनी बड़ी होती थी, पीछे निकली। आज क्या छोटी सी डिवाइस में तुम टीवी देख सकते हो,
वही कंप्यूटर का था कि वो बहुत बड़ी डिवाइस होती थी, ठीक है। तो उस पर वैक्यूम ट्यूब होती थी, डायोड वाल्व होते थे, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते थे इस तरह, ठीक है। तो उसका क्या है, सीपीयू बहुत बड़ी साइज का था। उसके बाद ये वैक्यूम ट्यूब वगैरह फिनिश खत्म हो गई और ट्रांजिस्टर्स ने उसका स्पेस लिया, तो सीपीयू की साइज रिड्यूस होती गई। तो अब क्या है कि जो नए प्रोसेसर्स हैं उसमें सब में आईसी है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, ठीक है। तो जो बड़ा सा सीपीयू होता था वो छोटा रिड्यूस हो गया। अब कई बार तुम सोचोगे कि माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू में क्या अंतर है, ये कभी बताया मैंने? माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या है, एक चिप है, ठीक है, चिप, इलेक्ट्रॉनिक चिप। तो पहले के टाइम क्या होता था कि बहुत सारी माइक्रो प्रोसेसर चिप मिलके एक सीपीयू का निर्माण करती थी। मतलब कई माइक्रो प्रोसेसर चिप जब मिल जाती थी, देन सिंगल सीपीयू वाज कंस्ट्रक्टेड। इस तरह का अरेंजमेंट होता था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप, मतलब जो आईसी जिनको वो एडवांस होती गई, वो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आईसीआई, एमएसआई, फिर बीएलएसआई आई, आज का टाइम है बीएलएसआई, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर जो आज के टाइम में है, इसको हम प्रोसेसर या सीपीयू बोलते हैं, दैट इज बेसिकली द माइक्रो प्रोसेसर और बीएलएसआई चिप। तो पहले क्या है कि बहुत सारी माइक्रो प्रोसेसर चिप मिलके एक सीपीयू बनाती थी, और आज क्या है, तो पहले से फिर क्या है कि धीरे धीरे नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप रिड्यूस होती गई। पहले सपोज करो 50 माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज होती थी, जब रूम के आकार का सीपीयू होता था तब सीपीयू बनता था। उसके बाद कम होते गए, और एक टाइम ऐसा आया जब एक माइक्रो प्रोसेसर चिप में, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप में सिंगल सीपीयू कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा, सिंगल चिप सिंगल सीपीयू, ठीक है। तो उस टाइम से फिर क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू और प्रोसेसर लगभग तीनों को एक ही हम नाम बोलने लगते हैं, ठीक है। अब आज के टाइम क्या है कि जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं उसमें एक सिंगल सीपीयू, मतलब एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप में एक से ज्यादा लॉजिकल सीपीयू है, जैसे डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। डुअल कोर मींस टू लॉजिकल प्रोसेसर्स इनसाइड द सिंगल चिप, क्वाड कोर for the four logical processors inside the single chip, octa core 8। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है आज के टाइम उल्टा हो गया, एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर एंड मैनी सीपीयूज लॉजिकल, बट प्रीवियसली मैनी माइक्रो प्रोसेसर चिप was used to construct a single CPU। उसके बाद जैसे P4 P3 तक वो सिंगल माइक्रो प्रोसेसर सिंगल सीपीयू, अब सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप मैनी सीपीयू, ठीक है। तो टाइम उस टाइम से अब तक इस तरह चेंज हुआ है, जैसे एक सिंगल मोबाइल, मैनी मैनी एप्लीकेशंस। अब हम लोगों के टाइम अलार्म घड़ी अलग थी, हाथ में पहनने वाली अलग थी, रेडियो अलग था, टीवी अलग था, कंप्यूटर अलग था, ठीक है। Nowadays inside the single your this smartphone consists of many more things, calculator is inside it, तो बहुत सारे, even if more than 100 applications, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का ही टाइम आया कि जिसमें nowadays single माइक्रो प्रोसेसर with many logical CPUs, older to new processors, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूं कि आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू टेक्नोलॉजिकल ईरा।
जैसे कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस साइज में श्रिंक होती गई, सीपीयू ऑल्सो, और सीपीयू श्रिंक टू साइज, तो कंप्यूटर भी छोटा होता गया। नाउ कंप्यूटर के बाद जैसे लैपटॉप नाउअडेज कॉमन ही है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों के टाइम कोई स्टूडेंट परचेज ही नहीं कर सकता था लैपटॉप, इट वाज नॉट कॉमन। जो कंपनी पीपल्स वगैरह आते थे वो लेके आते थे लैपटॉप, हम लोग डेस्कटॉप पे और वो जो पुराना स्टाइल का मॉनिटर होता था उस पे काम करते थे। तो जो पुराने टाइम में वैक्यूम ट्यूब्स और डायोड और ये सब यूज होते थे, वो सब ट्रांजिस्टर आईसीज वगैरह से रिप्लेस होते गए। लेटेस्ट प्रोसेसर्स, ये तो बता दिया, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ वीएलएसआई, ये भी बता दिया। जो लॉजिकल प्रोसेसर्स का बताया मैंने कि इनसाइड ए सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप मैनी लॉजिकल सीपीयूज, ठीक है। लेकिन सीपीयू हमारा तब भी लॉजिकली सेपरेट है मेमोरी और डिवाइसेस से। माइक्रो प्रोसेसर कैपेबिलिटी, ये भी बता दिया मैंने, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, मल्टी प्रोसेसर्स। तो मल्टी प्रोसेसर सिंपली क्या है? मल्टी प्रोसेसर्स मींस ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं, सिंपली। तो ये तो हमारा क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। और कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जैसे सर्वर, बड़ी कंपनियों के सर्वर्स, दे आर हैविंग मोर देन वन सीपीयूज। मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, or any kind of specialized computers developed for scientific organization. तो ये सारे कंप्यूटर्स क्या है? इनकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है बिकॉज दे आर हैविंग मोर देन वन प्रोसेसर्स। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आर दोज which have more than one processors, that means they are high performance system। जैसे इनके नाम वेक्टर प्रोसेसर्स, एरे प्रोसेसर्स, पैरेलल प्रोसेसर्स। एरे प्रोसेसर्स, वेक्टर प्रोसेसर्स, ये नाम इसलिए दिए गए कि सीपीयू एरे के फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में, जिस तरह कनेक्टेड है, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंगली। अब कंप्यूट मतलब प्रोसेसर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, these are the 6 characteristics for processors। क्लॉक स्पीड, बस स्पीड। क्लॉक स्पीड सुना है कभी? नहीं सुना? कोई बताएगा? ये तो सभी ने लिखा देखा है कि जैसे लिखा होता है 2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 2.3। so this indicates gigahertz the clock frequency। that means 1 सेकेंड में इतने इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। the more will be the clock speed, more is its processing power। बस स्पीड, जो सीपीयू के अंदर बसेस हैं, इंटरनल लाइंस हैं, उनमें डेटा फ्लो किस स्पीड से होगा, दैट इज द बस स्पीड। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्पेसिफाइड, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से मतलब है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ये लाखों में होते हैं कि किसी सीपीयू में कितने ट्रांजिस्टर्स हैं। कैश मेमोरी, इंटरनल टू सीपीयू। कैश मेमोरी दोनों टाइप की होती है, इंटरनल टू सीपीयू एंड एक्सटर्नल टू सीपीयू। Nowadays every processor is having its own internal cache memory, ठीक है, and external addressable memory in bytes। ये जो लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नल एड्रेसेबल मेमोरी, ये डिपेंड करता है कि सीपीयू कितनी मेमोरी को सपोर्ट करता है। जैसे अपना मोबाइल होता है ना, लिखा होता है कि कैन सपोर्ट 4 GB ऑफ रैम, या इतनी रैम 8 GB, ठीक है। करेंटली 8 GB तक रैम के
आ रहे हैं जो नॉर्मल अपने सिस्टम आ रहे हैं, अदरवाइज एप्पल वगैरह के तो 16 GB के भी आ रहे हैं मार्केट में। तो ये जो एक्सटर्नल एड्रेसेबल मेमोरी है ये डिसाइड होती है, कैसे डिसाइड होती है? ये इसके एड्रेस बस से डिसाइड होती है कि कितने बिट प्रोसेसर है। अगर हम बोलते हैं 32 बिट प्रोसेसर है हमारा, 32 बिट, उसका मतलब क्या है कि 2⁻32 bytes of memory can be supported by this processor. अब 2⁻32 कितने GB होता है बताएगा कोई? कोई कैलकुलेट कर सकता है कि 2⁻32 कितनी GB मेमोरी आएगी? 1 किलो बाइट कितना होता है? 1 KB। 2⁻10। फिर 1 मेगाबाइट 2⁻10 किलोबाइट होता है, मतलब 2⁻10 इंटू 2⁻10 किलो बाइट में हो गया, तो 2⁻20 हो गया 1 मेगाबाइट। इसी तरह 1 गीगाबाइट 1 GB होता है 2⁻10 मेगाबाइट, मतलब 2⁻10 इंटू 2⁻20 बाइट्स, क्योंकि मेगाबाइट 2⁻20 होता है। तो 2⁻30 इज इक्विवेलेंट टू 1 GB। 2⁻30 अगर आएगा तो 1 GB के इक्विवेलेंट होता है, और 2⁻30 कितने 32 कितने GB के इक्विवेलेंट होगा? नहीं मालूम। 2⁻30 ये आया 1 GB, तो 2⁻32 आया 4 GB। 4 GB आएगा ना? अरे पावर्स आर एडेड सब्ट्रैक्टेड। तो इसका मतलब ये है कि अगर 32 बिट प्रोसेसर है तो वो हमारा 4 GB रैम को सपोर्ट कर सकता है मैक्सिमम, और 64 है अगर तो 2⁻64, वो तो फिर बहुत ज्यादा हो गया। तो जो एक्सटर्नल एड्रेसेबल मेमोरी है उसी की बात कर रहा था। तो अब आगे चलते हैं। जो मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं CPU वो इस तरह कुछ दिखते हैं। इसमें दिख रहा है, देखो इसके इंटरनल पार्ट देखो। सबसे ऊपर है L2 कैश मेमोरी। ठीक है, अभी L1 L2 कैश जो होते हैं वो हम जब कैश मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक डायग्राम देख लो कि कहाँ क्या होता है। कंट्रोल यूनिट दिख रहा है, ALU दिख रहा है। अब देख कुछ नहीं रहा है, बस बॉक्सेस दिख रहे हैं। उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। फिर FPU दिख रहा है, L1 कैश मेमोरी डेटा के लिए, L1 कैश मेमोरी इंस्ट्रक्शन के लिए। दोनों साइड में वो लंबे से बार दिख रहे हैं, दैट इज द कैश मेमोरी। फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट यूनिट, IO मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। मतलब एक रफ आइडिया लग रहा है कि कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, मेमोरी, ये CPU के अंदर, ये CPU का ही है जो अभी हमने देखा था। एक साइड पिन होते हैं, ये सबके कनेक्शंस होते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ CPU नाउ, CPU के कंपोनेंट्स सभी को मालूम है कि मेन जो 3 कंपोनेंट होते हैं वो है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU, एंड इंटरनल मेमोरी। जो ये रजिस्टर्स और कैश मेमोरी लिखा है ना, ये दोनों मिलके इंटरनल मेमोरी ऑफ CPU बनाते हैं। तो जो इंटरनल मेमोरी है CPU की वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो कैश मेमोरी इंटरनल, दूसरा रजिस्टर्स, ठीक है। फिर इन सबको कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस सर्किट होता है। सारे कंपोनेंट्स ALU, CU, रजिस्टर्स, मेमोरी,
कैश, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ना सर्किट बोर्ड, तो वो इंटरफेस सर्किटरी है और इनपुट आउटपुट इंटरफेस सर्किटरी है। तो अब इनका थोड़ा सभी पार्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इन्हीं पार्ट से फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ALU सभी लोग जानते हैं क्या करता है, कि जो भी कंप्यूटर में कंप्यूटेशनल टास्क होता है, लॉजिकल कंप्यूटेशनल में सब आ जाते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल, तो उसका नाम ही है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये टास्क जो है ALU परफॉर्म करता है। ALU के अंदर पूरा सर्किट होता है और उस सर्किट के थ्रू ये सब कंप्लीट करता है। जैसे सपोज करो कि हमें 2 नंबर को ऐड करना है, तो उसके लिए प्रोग्राम होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगे, CPU के पास जाएगा, तो CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट है और कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट करेगा ALU को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ALU के अंदर वो सारे छोटे छोटे पार्ट हैं जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हमें समेशन करना है तो समेशन के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है, अगर 2 वैल्यू का सम होता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सम करता है? एडर, एडर पढ़ा होगा, हाफ एडर, फुल एडर। तो एडर 2 वैल्यू को ऐड करता है, इसका मतलब कि जो CPU के अंदर ALU के अंदर एडर है उसको ये इग्नाइट करेगा कंट्रोल यूनिट, एक तरह से उसको सिग्नल भेजेगा। तो एडर 2 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा मेमोरी से, चाहे कीबोर्ड से तुम 2 वैल्यू दोगे या पहले से स्टोर करके रखोगे, 2 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, मेमोरी कीबोर्ड से मेमोरी में गई, मेमोरी से CPU में गई, ALU के अंदर गई, ALU के अंदर रजिस्टर में एक्सेप्ट हुई, वो वैल्यू ऐड हुआ, फिर रिवर्स प्रोसेस में फिर मेमोरी में समेशन आया, और ये नैनो ऑर्डर के सेकंड में हो जाता है इतना सब काम, ठीक है। तो अब इसमें जो लिखा है माइक्रो ऑपरेशन, ये अभी हम आएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे माइक्रो ऑपरेशन क्या है। तो ये जितने भी लॉजिकल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं दैट वो सब CPU ALU के अंदर होंगे। अगर हमें कंपैरिजन करना है 2 वैल्यू का तो कंपैरेटर होगा उसके अंदर, ALU के अंदर। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टर है वहां पर। जो भी है लॉजिकल ऑपरेशन करने हैं उसके लिए गेट है, लॉजिकल गेट, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब CPU के अंदर होते हैं। एक और यूनिट होता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है जो ALU नहीं करता। मतलब एक तरह से ALU का सपोर्टिंग यूनिट होता है। बहुत पुराने कंप्यूटर्स में FPU नहीं होता था, लेकिन कुछ सालों से FPU यूनिट आता है जो कि एडवांस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। चाहो तो इसको ALU का ही पार्ट मान सकते हो। इसके बाद कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि ये नाम है जैसे कंट्रोल, तो ये सारे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या एक तरह से ये कह सकते हैं कि सिग्नल्स यहीं से जनरेट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होने हैं। जैसे जब तुमने समेशन का प्रोग्राम भेजा तो उसके कोड होंगे, और उस कोड से ALU के अंदर एडर को ही तो एक्टिवेट करना है, पार्ट तो सारे हैं, ठीक है। 10 मिनट बचा है, स्लाइड्स तो लगभग खत्म होने को आई है। तो हाँ, मैं कह रहा था, तो जब एडर, जैसे सपोज करो ये लाइट का बोर्ड है तुम्हारा, अब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, किसी एक को तुम्हें चलाना है तो उसी का तो यहाँ से बटन दबाओगे। तो अगर सम होना है तो उसी उसका प्रोग्राम, तुम्हारा समेशन का प्रोग्राम बना रखा होगा, नहीं बनाया होगा तो कैलकुलेटर के थ्रू सम करोगे, और जब कैलकुलेटर में प्लस दबाओगे तो कैलकुलेटर में वो सम वाला प्रोग्राम तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा। भाई कैलकुलेटर में बटन दबा रहे हो या जो प्लस सिलेक्ट कर रहे हो, उसका मतलब यही है कि प्लस वाला समेशन वाला प्रोग्राम एक्टिवेट होगा मेन मेमोरी।
वो जाएगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा तो कंट्रोल यूनिट अब एएलयू को इनर्जाइज करेगा, एएलयू को एक्टिवेट करेगा, सिग्नल उसको भेजेगा। किसी भी पार्ट को